नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस लेके आए हैं एक नया टॉपिक, होज एंड होज फिटिंग्स। देखो, होज एंड होज फिटिंग्स दोनों अलग अलग है। पहले अपन होज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में होज फिटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि होज होता क्या है। देखो, एक तरीके से अपन माने तो होज होता है एक पाइप। नॉर्मली भाषा में अगर अपन नॉर्मल जानकारी के हिसाब से देखें तो होज को क्या कह सकते हैं, अपन एक पाइप मान सकते हैं। देखो, जैसे होता क्या है फायर सर्विस में कि एक तो होता है कोई भी, जैसे मान लो ये आपका जल स्रोत है, एक होता है पंप, और एक होता है आपका अग्निस्थल। अगर फायर की भाषा में बात करें तो ये तीन चीज़ें होती है। अग्निस्थल मतलब जहाँ पे आग लगी हुई है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जल स्रोत से पानी आता है पंप तक। पंप हो सकता है ऐसे पोर्टेबल पंप हो सकता है फायर टेंडर का पंप हो, और फिर क्या होता है पंप से जाता है अग्निस्थल तक। ये इसकी क्या होती है, प्रोसीजर होता है पानी का। तो देखो, एक पाइप होता है जो जल स्रोत से पानी को पंप तक लेके आता है, दूसरा क्या होता है पंप से पानी को अग्निस्थल तक भेजता है। तो जिसके जरिए ये पानी पंप तक जाता है और पंप से अग्निस्थल तक जाता है, उसको क्या कहते हैं, हौज के नाम से जाना जाता है। अब देखो, हौज के नाम से जाना जाता है। हौज की बात करें तो देखो, दो तरीके के हौज काम में आ रहे हैं अभी। एक हौज आ रहा है जल स्तर से पानी को पंप तक लेके जा रहा है, दूसरा पंप से अग्निस्थल तक लेके जा रहा है। तो देखो, जल स्थल से पंप तक जो लेके जा रहा है उसको नाम दिया जाता है सक्शन होज का। कौन सा होज, सक्शन होज। फिर पंप से पानी को डिलीवर कर रहा है कहाँ तक, अग्निस्थल तक, तो इसको बोलते हैं डिलीवरी होज। ठीक है, एक जो जल स्रोत से पानी को पंप तक लेके जा रहा है उसको बोलते हैं सक्शन होज, एक पंप से पानी को अग्निस्थल तक लेके जा रहा है उसको बोलते हैं डिलीवरी होज। अगर होज के मैं प्रकारों की बात करूं तो पहला प्रकार होता है डिलीवरी होज, दूसरा सक्शन होज, और अगर तीसरे की बात करें तो आपका आता है होज रील होज। ये आपके होज के प्रकार होते हैं, जिसमें अपन ने देख लिया कि सक्शन होज क्या होता है। सक्शन होज वह होज होता है जो जल के स्रोत से पानी को पंप तक पहुंचाने के काम में लिया जाता है। मतलब जल के स्रोत से पानी को पंप तक पहुंचाने के लिए जिस पाइप का प्रयोग किया जाता है वो सक्शन होज पाइप कहलाता है। तथा पंप से पानी को अग्निस्थल तक, मतलब आग बुझाने के लिए काम में लेने के लिए जिस पाइप का प्रयोग किया जाता है वो आपका डिलीवरी होज पाइप कहलाता है। तो देखो, तीन प्रकार, डिलीवरी होज, सक्शन होज, होज रील होज अपन ने पढ़े। अब इसमें पहले के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो आपको अपना होगा डिलीवरी होज। कि डिलीवरी होज क्या है ये अपन ने पता कर लिया, कौन सा पाइप होता है, डिलीवरी होज के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, डिलीवरी होज पाइप मुख्य तौर पे डिलीवरी होज पाइप का वर्गीकरण अगर करते हैं तो पहला आपका आता है कैनवास होज, दूसरा आता है रबर लाइन होज, और तीसरा आता है रिनफोर्स्ड रबर लाइन होज, जिसको शॉर्ट में RRL होज भी बोला जाता है। अब देखो, एक तो तरीका है इनका मतलब डिवाइडेशन करने का ये। एक देखो क्या होता है, जैसे डिलीवरी होज होता है, इसका एक दूसरा नाम आता है, इसको कहते हैं परदायिक होज। परदायिक होज भी कहा जाता है इसको, ये नाम याद रखने। डिलीवरी होज को दूसरा नाम होता है परदायिक होज। डिलीवरी होज के प्रकारों की बात करें तो कैनवास होज, रबर लाइन होज और रिनफोर्स रबर लाइन होज। देखो, एक होज, एक प्रकार, एक तरीका होता है जिसमें से क्या होता है, किसी होज में से अगर पानी निकलता है, और कुछ होज ऐसे होज होते हैं जिनमें से पानी निकलता नहीं, मतलब पानी उनमें से रिसता नहीं है। तो देखो, जिसमें से पानी रिसता है उसको बोला जाता है परकोलेटिक होज, और जिसमें से पानी नहीं निकला जाता उसको बोला जाता है नॉन परकोलेटिक होज। तो देखो, आपका जो कैनवास होज है इसको क्या बोला जाता है, परकोलेटिक होज भी बोला जाता है, और जो रबर लाइन होज है उसको नॉन परकोलेटिक होज भी बोला जाता है, और रेनफॉल रबर लाइन होज को भी क्या बोला जाता है, नॉन परकोलेटिक। तो अगर पूछा जाए कि परकोलेटिक होज और नॉन परकोलेटिंग होज कौन कौन से होते हैं, तो परकोलेटिक होज बोलते हैं अपने कैनवास होज को, और नॉन परकोलेटिंग होज बोला जाता है रबर लाइन होज व रिनफोर्स रबर लाइन होज को। वापस देखो, अपन देखते हैं होज के अंदर अपन पहले डिलीवरी होज के बारे में पढ़ रहे हैं। डिलीवरी होज होता है पंप से पानी को अग्निस्थल तक पहुंचाने के लिए जिस होज पाइप का प्रयोग किया जाता है वह डिलीवरी होज पाइप कहलाता है।
डिलीवरी होज पाइप में देखो मेनली अगर मुख्यतः बात करें तो इसके 3 प्रकार अपन पढ़ते हैं। पहला कैनवास होज, जिसका अगर दूसरा नाम देखें तो परकोलेटिंग होज भी जिसको बोला जाता है। इसको अपन कैनवास होज को कपड़े का होज भी बोला जाता है, कपड़े का होज भी बोला जाता है, और साधारण होज भी बोला जाता है। ये अपन कैनवास होज के बारे में देख रहे हैं। फिर अपन देखते हैं रबर लाइन होज। रबर लाइन होज के अगर क्या बोलते हैं, नॉन परकोलेटिंग होज बोलते हैं, और इन्फो रबर लाइन को भी क्या बोलते हैं, नॉन परकोलेटिंग होज बोला जाता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर परकोलेटिंग और नॉन परकोलेटिंग में अगर होज को डिवाइड करना है डिलीवरी होज को, तो आपका कैनवास होज एक होगा जो परकोलेटिंग में आएगा, और RRL और रबर लाइन होज है वो नॉन परकोलेटिंग की कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब परकोलेटिंग होज में से क्या होता है, पानी रिश्ता है, नॉन परकोलेटिंग होज से पानी नहीं रिश्ता। क्यों नहीं रिश्ता, इससे क्यों रिश्ता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन थोड़ा विस्तार से। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कैनवास होज के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कैनवास होज को दूसरा क्या नाम देते हैं, परकोलेटिंग होज भी बोला जाता है। तो ये याद रखने वाली ये एक बात तो ये हो गई। दूसरा देखो कैनवास होज को क्या बोलते हैं, कपड़े का होज भी बोला जाता है, साधारण होज। देखो इसकी बनावट की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से एक तो सीधा लंबाई में होता है और एक गोलाई में इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इसका ताना कहलाता है, ये इसका बाना होता है एक तरीके से। तो ताने को क्या बोला जाता है, वाप बोला जाता है, और बाने को वेप्ट या तो आप वेप्ट बोल देते हैं या वर्णी बोला जाता है, ठीक है। दोबारा बता दूं, लंबाई में जो आते हैं उसको ताना बोला जाता है, जो गोलाई में आते हैं उसको बाना बोला जाता है। ताने का नाम वाप भी बोलते हैं और बाने को नाम वेप्ट या वर्णी बोला जाता है। देखो ये जो ताना होता है ये क्या करता है, होज को टिकाऊपन देता है, ये कह सकते हैं इसको मजबूती देता है। और ये जो आपका बाना है ये इसको क्या करता है, फटने से रोकता है, या कह सकते हैं कि दाब सहन करने के लिए इसको क्या करता है, दाब सहन करने के लिए योग्य बनाता है, मजबूत बनाता है। तो देखो ताना लंबाई वाले को कहते हैं, बाना सीधा जो खड़ा आ रहा है ऐसे इसको बोलते हैं। इसका देखो यहाँ पे जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये याद रखने वाली बात है कि ये जो यहाँ पे जहाँ पे समकोण भी मिलता है वो समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। इसमें देखो आप ताने की बात करो तो ताने में 3 से 9 धागे होते हैं, और बाने की अगर बात करो तो 10 से 24 धागे होते हैं। तो याद रखने वाली बात एक चीज़ हो रहा है कि ताने में 3 से 9 धागे होते हैं, और बाने या वेप्ट या भरनी में कितने धागे होते हैं, 10 से 24 धागे होते हैं। ये जो एकदम साधारण सा कपड़े का होज होता है, तो इसलिए इसको किसका क्या बोला जाता है, कपड़े का होज भी बोला जाता है और साधारण होज भी बोला जाता है। देखो इसमें जब पानी डाला जाता है कौन से में, कैनवास होज में, तो पानी रिसता है। अब धीरे धीरे जब पानी एक बार पानी रिसेगा तो इसमें जो रेसे हैं वो रेसे क्या होंगे, फिर फूलेंगे। फूलने से फिर क्या होता है, धीरे धीरे पानी का रिसना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये था कैनवास होज के बारे में अपनी नॉर्मल सी जानकारी। अब देखो इसके बाद में दूसरा होज अपन पढ़ेंगे, कैनवास के बाद में दूसरा होज अपना आता है रबर लाइन होज। डिलीवरी होज का दूसरा होज के प्रकार देखें तो अपना आता है रबर लाइन होज। देखो रबर लाइन होज में क्या होता है, एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि सीधी सी बात है कि रबर लाइन होज सेम जो अपना पहला कैनवास होज होता है उसी की तरह होता है। फ़र्क क्या होता है इसमें कि रबर लाइन होज के अंदर एक रबड़ की ट्यूब डाली जाती है, कैनवास होज के अंदर मान लो रबर की ट्यूब डाल दी। ट्यूब डालने के बाद में उसको गर्म हवा दी जाती है, भाप दी जाती है गर्म। उस भाप की वजह से क्या होती है, वो ट्यूब है वो इस होज के अंदर क्या बनाती है, अपना अस्तर बना देती है, रबड़ का अस्तर बन जाता है, वो चिपक जाती है। चिपकने से क्या होता है, रबर का अस्तर बन जाता है। और जब देखो जब रबर का अस्तर इसमें बन जाएगा तो इसमें से पानी रिसना बंद हो जाएगा, मतलब पानी का रिसाव नहीं होगा। तो ये कैसा होज कहलाएगा, नॉन परकोलेटिंग होज, नॉन परकोलेटिंग होज कहलाएगा ये। तो फर्क इतना ही, देखो कैनवास होज में अगर अंदर रबर की ट्यूब डाल के गर्म हवा दी जाती है तो ये ट्यूब क्या करती है, होज के अंदर आंतरिक सतह पे अस्तर बना देती है, मतलब चिपक जाती है। जिससे क्या होता है, एक तो देखो अंदर की जो सतह है वो स्मूथ हो जाएगी, दूसरा पानी का क्या नहीं होगा, रिसाव नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन परकोलेटिंग होज बोलते हैं। तो रबर लाइन होज की अगर बात करें तो कैनवास होज में क्या किया जाता है, रबर का अस्तर चढ़ा दिया जाता है, ये याद रखने वाली बात है। फिर इसमें अगर अपन आगे की बात करें तो रेनफोर्स्ड रबर लाइन होज, या जिसको अपन बोल सकते हैं RRL, रेनफोर्स्ड रबर लाइन होज।
RR होज बोला जाता है। देखो ये जो होज होता है ये आपके कैनवास होज और रबर लाइन होज से क्या होता है, अच्छी गुणवत्ता का होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे अपन ने पढ़ा कि कैनवास होज में जब रबड़ की ट्यूब डाल के हवा दी जाती है तो रबड़ की ट्यूब क्या होती है, होज के आंतरिक सतह पे चिपक जाती है और चिपकने से एक अस्तर का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या नहीं होता, पानी नहीं रिसता। तो सेम उसी तरीके से अंदर की बनावट तो इसकी रबर लाइन होज की तरह ही होती है। इसमें रबर लाइन होज में क्या होता है, अंदर के केवल अस्तर लगता है, इसमें क्या बाहर की तरफ भी, होज के अंदर तो अस्तर होगा ही होगा, बाहर की तरफ भी क्या होगा, एक रबड़ की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे क्या होता है ये सॉफ्ट हो जाता है, मजबूत हो जाता है और इसका एक अच्छी क्वालिटी का होज की कैटेगरी में आने लग जाता है। तो मतलब आंतरिक सतह के साथ में क्या किया जाता है, बाहरी सतह पे भी रबर की कोटिंग कर दी जाती है। तो इसको भी कौन सा होज बोला जाता है, नॉन परकोलेटिंग होज बोला जाता है। देखो वापस मैं बताऊँ, होज अभी अपन ने पढ़े कैनवास होज, रबर लाइन होज और रिइंफोर्स्ड रबर लाइन होज। कैनवास होज सादा कपड़े का बना हुआ होता है। जब अपन बात करते हैं रबर लाइन की तो इसमें अंदर की तरफ रबर का क्या कर दिया जाता है, अस्तर लगा दिया जाता है। जब रिइंफोर्स्ड की बात करते हैं तो अंदर तो अस्तर होगा ही होगा, बाहर भी क्या होगा, एक रबर की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे इसमें मजबूती मिलती है। और सबसे अगर अच्छी गुणवत्ता का होज मानेंगे तो वो होगा आपका RR है, रिइंफोर्स्ड रबर लाइन होज, अच्छी गुणवत्ता के होज कहलाएगा। अब देखो इसके बाद में बात आती है कि जो आपका डिलीवरी होज है अपना, इसका व्यास क्या होता है, इसकी लंबाई क्या होती है और कहाँ कहाँ पे ये काम में आते हैं। तो इसकी अगर लंबाई की अपन बात करें, मीटर में अगर बात करेंगे तो देखो 15 मीटर लंबाई मानी जाती है, 22.5 मीटर, और इसकी लंबाई मानी जाती है 30 मीटर। ये तो होगी इसकी मीटर में इसकी स्टैंडर्ड लंबाई। और अगर इसको फिट में अगर मैं मानूँ तो देखो 50 फीट, 75 फीट, 100 फीट और आपका आ जाएगा 120 फीट। ये इसकी लंबाई का फीट में माप। मीटर में बात करोगे डिलीवरी होज की लंबाई की तो स्टैंडर्ड माप 15 मीटर, 22.5 मीटर और 30 मीटर। देखो वैसे देखें तो 15 से लेके 75 फीट का जो होज होता है उसको अगर अपन एक साथ कैटेगराइज करें तो ये आपका फायर टेंडर में, वाटर टेंडर के साथ में काम आता है। लेकिन अगर अलग अलग करेंगे तो देखो इसको अपन यूज में ले सकते हैं फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के साथ में, इसको वाटर टेंडर के साथ में लिया जाता है, इसको लिया जाता है आपके फॉर्म टेंडर के साथ में, और ये जो 120 फीट वाला है ये आपके लिया जाता है TTL मतलब टर्न टेबल लेडर, जो घूमने वाली स्नार्कल लेडर होती है उसके साथ में इसको प्रयोग में किया जाता है। तो अपन को ध्यान रखने वाली बात है कि डिलीवरी होज की लंबाई क्या होती है, 15 मीटर, 22.5 मीटर, 30 मीटर तो मीटर में होगी। वह फिट की बात करोगे तो 50 फीट, 75 फीट, 100 फीट और 120 फीट। 50 फीट वाली का प्रयोग फर्स्ट फायर फाइटिंग जो इंस्टॉलेशन होता है उसके साथ किया जाता है। 75 फीट वाले की बात प्रयोग वाटर टेंडर के साथ में किया जाए। अगर देखो दोनों की बात करो तो अपन ये भी कह सकते हैं कि 50 से 75 फीट जो आपका डिलीवरी होज होता है उसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, अग्निशमन कार्यों में वाटर टेंडर के साथ में किया जाता है। ये भी अपन कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 फीट की बात करें तो वो फॉर्म टेंडर के साथ में आग बुझाने के लिए फॉर्म टेंडर का प्रयोग किया जाता है, तो लिक्विड गैसेज लिक्विड फायर होती है उसको बुझाने के लिए। और फिर 120 फीट की बात करें तो अपने TTL GS को स्नार्कल लेडर भी बोला जाता है, स्नार्कल लेडर या घूमने वाली सीढ़ी, स्नार्कल लेडर या घूमने वाली सीढ़ी के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बात होगी इसकी लंबाई की। अब इसकी डायमीटर की भी अपन बात कर लेते हैं। अगर डायमीटर की बात करें तो देखो इसका डायमीटर होता है 38 mm, 63 mm और 100 mm। ये तो इसका स्टैंडर्ड डायमीटर होता है। अब देखो 38 mm, 63 mm और 100 mm इसका डायमीटर होता है। सेम उसी तरीके से बात कर सकते हैं अपन की 38 mm डायमीटर, 63 mm डायमीटर और 100 mm, ये तीनों डायमीटर जो स्टैंडर्ड डायमीटर्स होते हैं उनको अपन को याद रखना। अगर नॉर्मली आपको पूछा जाए तो ये देखो 63 mm इसमें सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। कौन सा डायमीटर, 63 mm डायमीटर। वही बात देखो 38 mm जो डायमीटर का प्रयोग होता है वो आपके फर्स्ट फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में अपन काम में लेते हैं। 63 mm अगर डायमीटर की अपन बात करते हैं तो ये आपके वाटर टेंडर के साथ में काम में आता है। और 100 mm अगर डायमीटर की अपन बात करें तो फॉर्म टेंडर या फॉर्म मेकिंग ब्रांच के साथ में इसको प्रयोग में लिया जाता है। ये था अपना डिलीवरी होज। इसके बारे में देखो अगर वापस में एक बार समझा दूँ आपको कि डिलीवरी होज में अपन अपने होज में पढ़े कि होज 3 प्रकार के होते हैं, आपका डिलीवरी होज, सक्शन होज और होज रील होज। फिर अपन ने डिलीवरी होज की चर्चा की तो डिलीवरी होज में अपन ने ये पढ़ा कि डिलीवरी होज में एक पहला प्रकार होता है कैनवास होज का, दूसरा आता है रबर लाइन होज, तीसरा आता है रिइंफोर्स्ड रबर लाइन होज।
फिर अपन ने कैनवास होज की बात की, तो कैनवास होज में अपन ने ये जाना कि कैनवास होज कपड़े का बना एकदम सादा होज होता है, जिसमें एक ताना होता है और दूसरा गोलाई में बाने का प्रयोग किया जाता है। ताना होता है, बाना जो यहाँ मिलता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसमें 3 से 9 धागे होते हैं ताने में, और जो बरनी या वेब जो होता है उसमें 10 से 24 धागे होते हैं। ये अपन ने जाना था। फिर अपन ने इसको अगर दूसरे नाम के माने जाने तो इसको अपन ने क्या बोला था, परकोलेटिंग होज, क्योंकि इसमें से क्या होता है, पानी रिसता है। फिर अपन ने बात की रबर लाइन होज की, जिसको अपन नॉन परकोलेटिंग होज भी बोलते हैं, जिसको लाइन होज भी बोला जाता है। परकोलेट जिसको रबर लाइन होज को लाइन होज भी बोलते हैं और नॉन परकोलेटिंग होज भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, आपका कैनवास होज ही होता है, जिसमें रबड़ की ट्यूब डाली जाती है। ट्यूब डाली क्या किया जाता है, हाईली प्रेशराइज भाप द्वारा इसको चिपका दिया जाता है। किस पे, किसकी सतह पे, होज के आंतरिक सतह पे। देखो ये भाप द्वारा इसको चिपकाना जो विधि होती है उसको बोला जाता है वल्कनाइजिंग। कौन सी विधि बोलाते हैं, वल्कनाइजिंग विधि बोला जाता है। वल्कनाइजिंग विधि मतलब भाप द्वारा जब अस्तर को चिपकाया जाता है तो इस विधि को वल्कनाइजिंग विधि बोलते हैं। और इसके बाद में अपन ने पढ़ा आरआरएल। आरआरएल में क्या होता है, देखो वल्कनाइजिंग विधि से अंदर तो चिपकाया जाता है, अस्तर लगाया जाता है रबड़ का, बाहर भी क्या किया जाता है, रबड़ की कोटिंग लगा दी जाती है, जिससे मजबूत होज की कैटेगरी में आने लग जाता है। फिर अपन ने लंबाई की बात की, डिलीवरी होज की, तो आइडल लंबाई में बात की अपन ने कि इसकी लंबाई अपन ने 15 मीटर, 22.5 मीटर और 30 मीटर इसकी देख लिया। उसके डाई की बात करें, डायमीटर की, तो 38 mm, 63 mm और 100 mm इसका डायमीटर होता है। अगर वैसे देखें तो देखो 1.5 इंच, 2.5 इंच और ये इसकी 4 इंच इसका डायमीटर हो गया। तो इसी के साथ अपना जो नॉर्मल बेसिक्स सा था होज के प्रकार के बारे में पढ़ लिया। पहला डिलीवरी होज लिया, डिलीवरी होज के प्रकार के बारे में अपन ने पढ़ लिया, डिलीवरी होज का स्टैंडर्ड लंबाई क्या होती है वो अपन ने इस क्लास में जान लिया, और व्यास के बारे में जान लिया। अब आगे के लिए अपन मिलेंगे आगे की क्लास में। जिससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो कंटेंट है आपके परीक्षा के उपयोग से महत्वपूर्ण है, आपके काम में आ सकता है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसको जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा हमें लाइक्स मिलेंगे, जितना आपका अच्छा आउटपुट मिलेगा, उतना ही बेटर हम आपके लिए कर पाएंगे। तो मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ। नमस्कार।